तो स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेस 2.0 पे। जैसे कि आप सब मुझे जानते हैं, मैं उपेंद्र कुमार आज आप सबके लिए लेकर के आया हूं क्लास 10 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को। मैं इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि बहुत दिनों से हमारे चैनल के माध्यम से कोई वीडियो नहीं आ रहा था, जिसका एक ही कारण था कि मेरा जो लैपटॉप था, मेरा जो कैमरा और ये मेरा मोबाइल था वो चोरी हो गया था, जिसके वजह से शूटिंग करने में वीडियो बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, जिसके चलते हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। अब फोन भी हो गया है, लैपटॉप भी हो गया है, तो आप लोगों को अब समय समय पे वीडियो नॉन स्टॉप मिलता रहेगा हर चैप्टर का। अब इसके बाद से आप लोगों को क्लास 10th का हो, क्लास 11th का हो और 12th का हो और कंपटीशन का, आप लोगों को समय समय पे सारे वीडियो को प्रेजेंट कराया जाएगा। लेकिन आज मैं सबसे पहले आप लोगों से एक बातें करना चाहता हूं कि हमारा जो बोर्ड है, बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, अब उसमें हुआ क्या है कि 50% क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव कर दिया है। यानी कि 100 नंबर में 50 नंबर का क्वेश्चन जो होगा एक एक नंबर का पूछेगा, यानी कि 100 नंबर में 50 क्वेश्चन जो होगा एक एक नंबर का पूछेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम लोग सबसे पहले इससे पकड़ बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना भी है, 50 क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 50 में से कम 47, 48, 49 क्वेश्चन को कैसे भी टच कर दे। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे पब्लिकेशन से क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, जो हमेशा से क्वेश्चन पूछते रहा है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन का कलेक्शन है, कुछ अपना क्वेश्चन कलेक्शन है। अगर इतने सारे क्वेश्चन के कलेक्शन को अगर हम देख लेते हैं ध्यान से, तो इतना समझ लीजिए कि 50 में से 48 नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए क्लास 10th के मैथ को, जिसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं और उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन है कि वृत्त के अंदर दिए गए बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वृत्त है, अब वृत्त के अंदर जो बिंदु है, जैसे उसका केंद्र है, उस केंद्र से होते हुए कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे देखते हैं कि एक फर्स्ट ऑफ ऑल बनाते हैं, कोई एक वृत्त बनाते हैं। अब इस वृत्त में क्या है, एक बिंदु है, हम समझते हैं क्वेश्चन को। अब बोल रहा है कि इससे होते हुए कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो मेरे भाई एक बात बताइए, स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं? स्पर्श रेखा हमारा ये हो गया, न कि हमारा स्पर्श रेखा ये हो गया। ये क्या कर रहा है, ये वृत्त को विभेदित करते हुए उसको बांटते हुए चली जा रही है। हम बोल रहे थे कि मेरा क्वेश्चन था कि वृत्त के अंदर दिए गए बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। सबसे पहले हम बोले कि वृत्त को ड्रॉ करते हैं। तो वृत्त को जब ड्रॉ करेंगे तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वृत्त को छूते हुए जाती है, न ही कि उसको क्या चीरते फाड़ते बाहर निकल जाए, तो उसको हम लोग स्पर्श रेखा नहीं कहते हैं। स्पर्श रेखा इसे कहते हैं। स्पर्श रेखा यहाँ पर खींच सकते हैं, यहाँ पर खींच सकते हैं। तो चले यहाँ पर देखते हैं। यहाँ से मेरा क्वेश्चन था कि वृत्त के अंदर दिए गए बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त के बिंदु से हम लोग एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेगी, ये वृत्त को चीरते फाड़ते हुए बाहर निकल जाएगी, तो वह स्पर्श रेखा थोड़ी ना हुई। अब चलिए हम लोग यहीं पर देखते हैं एक और क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक वृत्त से हम लोग बहुत सारे यानी कि अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे कि चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक हमारा वृत्त ये हो गया, अब ये स्पर्श रेखा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यानी कि बहुत सारा खींच सकते हैं, अनंत खींच सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं। अब देखिए स्पर्श रेखा का क्वेश्चन आया है, तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी स्पर्श रेखा की क्वेश्चन आता है उसको सबसे पहले हम लोग क्या करें, खत्म कर दें, क्योंकि हम लोगों को 50 में से कम 48, 49 तक हम लोगों को क्वेश्चन को टच करना है। तो चलिए देखते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि दो वृत्त है और दोनों
तनी तनी सा दूरी पर है। अगर तनी तनी सा दूरी पर होगा तो क्या करेंगे, अगर इस पे बोला कि स्पर्श रेखा खींचने के लिए तो इस पे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक तो हाई हो गया, एक ये हो गया, मान लीजिए स्पर्श कर रहा है, ये थोड़ा सा विभेदित कर दिया है, दो को खींचे हैं। अब दो के अलावा क्या इस पे और हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो हाँ, इस पे और खींच सकते हैं। देखिए यहां पर ये स्पर्श रेखा होगा तो वो यहां पर भी तो खींच सकते हैं। यानी अब इसका आंसर क्या होगा कि बताइए कि जो दो गो वृत्त हो और दोनों क्या हो, कुछ दूरी पर हो, तो उससे हम लोग कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो उससे हम लोग 1 2 3 4 यानी कि 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर कोई बोले फोर्थ नंबर देखते हैं कि अगर दो गो वृत्त हो और दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हो, बाहर से स्पर्श कर रहे हो, तो बाहर से स्पर्श करेगी तो उस पे होकर के हम लोग कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो देखिए, एक तो यहां पे खींचेंगे, दूसरा हम लोग यहां पे खींचेंगे और तीसरा हम लोग यहां पे खींचेंगे। यानी कि दो अगर वृत्त हो और दोनों आपस में बाहर से स्पर्श कर रही हो तो उससे होकर के हम लोग कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो उससे होकर के हम लोग 3 गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 1 2 और 3। एक क्वेश्चन और आ जाता है यहां पर, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए कि एक ये वृत्त हो गया और दूसरा वृत्त क्या कर रहा है, दूसरा वृत्त का जो परिधि क्षेत्र है वो इसको काट दे रहा है। परिधि क्षेत्र काटे या छोड़ दीजिए, यहीं से काट दीजिए। अब इस पे होकर कितनी स्पर्श खींच सकते हैं? तो एक तो हमारा ये हो जाएगा और दूसरा हमारा ये हो जाएगा। अब तीसरा गलती से बीच में मत खींच दीजिएगा, क्योंकि क्या करेगा, ये दोनों को स्पर्श नहीं करेगा, ये दोनों को विभेदित कर देगा, यानी कि अंदर से काट देगा, जो कि हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग स्पर्श रेखा को देख रहे हैं, तो इससे होकर के मात्र कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? मात्र 2 खींच सकते हैं। इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, उसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया है कि किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और उस पे हो रहा है क्या कि बाहर कोई बिंदु स्थित है, पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा, एक वृत्त है और उसमें बाहर से एक बिंदु है और उस बिंदु से क्या किया जा रहा है, वृत्त पे 2 स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है और दोनों वृत्त का जो स्पर्श रेखा है उसका नाम दे दिया गया PA और PB, जो कि कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे 80 डिग्री का कोण बना रहा है। अब 80 डिग्री का कोण बना रहा है, उसके बावजूद पूछ रहा है तो बताएं कि क्या कोण POA का मान क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, समय न लाते हुए क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक हमारा ये क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा और उसके बाद से बोल रहा है कि वृत्त के बाहर एक बिंदु क्या है, स्थित है और इस बिंदु से होते हुए इस वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा रही है? एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। हमने क्या किया कि एक वृत्त पे 2 स्पर्श रेखा खींची और बाह्य बिंदु किससे, P से होते हुए, तो बाह्य बिंदु यहाँ पे हम P दे देते हैं और आप ऊपर A दे दीजिए चाहे नीचे A दे दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए हम A यहाँ पे देते हैं और B यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे हमारा केंद्र हो जाएगा और उसको हम क्या करते हैं कि इसको ड्रॉ कर देते हैं और उसके बाद से बोल रहा है कि ये वाला जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 80 डिग्री का बन रहा है। एक काम करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि अगर बाहर कोई बिंदु है
उस बिंदु से वृत्त का जो केंद्र होता है ना, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग θ1 मान लेंगे तो ये हमारा θ2 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको 20 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर 20 से डिवाइड कर लेंगे तो 20 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 80 है, तो ये दोनों में क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, तो ये 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा। तो इसको हम हटा देते हैं, 40 40 80 हो जाएगा, क्योंकि एंगल तो हमारा वही रह रहा है, सब सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को पूछ क्या रहा है, यहाँ पे ओ नाम देते हैं, हम लोग का क्वेश्चन पूछ रहा है POA। यहाँ पे देखिएगा POA का मान पूछ रहा है, तो POA का मान कितना होगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा हो तो उस स्पर्श रेखा पे अगर कोई हम लंब डालते हैं तो वो लंब कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो चलिए उसको भी हटा दीजिए, इससे हम लोग को अभी कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग इसी से सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें θ2 का मान हमको पता है, θ1 का पता नहीं है। तो 80 डिग्री यहाँ पे रख लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो θ1 का मान क्या चला आएगा यहाँ पे, 180 डिग्री, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब θ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आप जानते हैं, हमने अभी आप लोगों को बताया कि ये जब हमारा पूरा एंगल 80 था तो हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों को आधा आधा बांट दिया। तो जब ये दोनों आधा आधा बढ़ गया है तो ये भी तो दोनों आधा आधा बढ़ जाएगा। तो अब देखिए हमारा टोटल कितना निकला हुआ है, 100 निकला हुआ है। तो टोटल जब 100 निकला हुआ है तो आधा आधा में बांटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक 50 हो जाएगा और ये भी 50 हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, POA। इसलिए कोण POA इक्वल टू 50 डिग्री। यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं, हमारे स्क्रीन पे दो क्वेश्चन आया हुआ है। दोनों ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से देखा जाए तो फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला ये कहीं से ना कहीं से तो आया ही होगा। तो हम लोग इसको देखते हैं थोड़ा सा कैसे ये बनता है, ठीक ना। तो देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि साइन 90 माइनस ए, तो ए की जगह पे कभी थीटा दे सकता है, कभी बी दे सकता है, कभी अल्फा दे सकता है, यानी कि अल्फा बीटा गामा चाहे जो उसकी इच्छा हो वो दे सकता है। लेकिन हम लोग को उससे कुछ नहीं करना है, वो हमारा एंगल हो जाएगा। हम लोग को जो विशेष ध्यान देना है वो इन राशियों पे देना है। ये राशि कौन सी दी हुई है, और यहाँ पे 90 है, 180 है, 270 है या 360 है, या 360 से भी ज्यादा है, वो भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सबको सॉल्व करेंगे, सबका समाधान निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका कि हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें कहीं पे ये जो राशि दी हुई है इसको त्रिकोणमितीय राशि बोलते हैं। तो देखिए कहीं कहीं पे ये फॉर्मेट चेंज हो जाता है, और कहीं कहीं पे हम लोग जाएंगे तो प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। तो कहां कहां पे होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि साइन जो होता है, अब इसमें से कौन सा आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, साइन जो होता है, साइन चेंज हो जाता है कॉस थीटा में, कॉस में चेंज हो जाता है। टेन को देखिएगा तो वो कॉट में चेंज हो जाता है। सेक जो होता है वो चेंज हो जाता है कॉसेक में चेंज। लेकिन ये जो होता है इसमें 2 बार चेंजिंग आता है, लेकिन यहाँ पे जो चेंजिंग हम लोग को पढ़ना है, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे साइन है तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। तो सबसे पहले ढूंढेंगे कि इसमें कॉस कहाँ पे, तो कॉस ये दिखाई दे रहा है, यही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। लेकिन अब चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इससे थोड़ा सा हट करके है, क्वेश्चन है कि निम्न में से सेक ए का मान पूछ रहा है, सेक ए का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन है उसका हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद से खुद ब खुद आंसर पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि सेक का पूछ रहा है,
सेक थीटा का जो फॉर्म होता है उसको, जैसे यहां पर हमने बताया सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में चेंज, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट से चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे चेंजिंग आता है। ये सेक थीटा है, तो अब इसको चेंज करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं इसका आंसर। देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा, 1/cos A होगा। लेकिन 1/cos A ही क्यों होगा, ये क्यों नहीं हो सकता है, उसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले इधर चेंज की तो वो अलग था, लेकिन इसको चेंज करे वो अलग। यहाँ पे सेक क्या होता है कि कॉस में बदल जाता है, कॉस थीटा में बदल जाएगा। तो सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो h/b हो जाता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो b/h हो जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, दोनों आपस में बदल जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इनके बदलने से क्या हमारा फॉर्मूला अलग हो जा रहा है। तो हमारा देखिए हम लिखे यहाँ पे सेक ए है, थीटा नहीं है, सेक ए बराबर हमने बोला कि 1/cos A क्या होगा, इसका आंसर होगा। लेकिन यही इसका आंसर क्यों होगा, तो सबसे पहले हम लोग चेंज करते हैं और उसको देखते हैं। तो यहाँ पर 1 दिया है, 1 ठीक है, चलिए यहाँ बनाते हैं। 1 दिया है, 1 ठीक है, लेकिन cos थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला अभी हमने बताया कि b/h होता है, b/h होता है। लेकिन ये 3 फॉर्मेट में आ गया है, 1, 2 और 3, तो ये जाकर के बाद में चेंज हो जाता है, ये नीचे वाला चल जाता है ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, h/b। अब आप मिलाइए ये h/b किसका मान है, h/b सेक का मान है, इसीलिए हमारा सेक का मान क्या है, सेक का आंसर क्या हो जाएगा, सेक a बराबर 1/cos हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ, साबित हो गया। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं अब। तो चलिए देखिए एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आया हुआ है कि कॉसेक 44 डिग्री बट्टा सेक 46 डिग्री का मान क्या होगा। 4 का ऑप्शन दिया हुआ है, 2 है, 1 है, 0 है और -1 है। इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो देखिए इसमें से इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होता है आता है जरूर, तो थोड़ा ध्यान से समझें क्वेश्चन को, 1-2 क्वेश्चन समझ जाएंगे। इसमें का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना पूछे, उसका आंसर हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें इसको। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन सामने है तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसमें से किसी एक फॉर्मेट को लेकर के, चाहे ऊपर वाला हो, अंश हो या हर हो, किसी एक को लेकर के उसको चेंज जरूर कर दीजिए। चलिए हम लोग देखिए चेंज करते हैं। कॉसेक 40 डिग्री बटा सेक 46 डिग्री, और इसमें से किसी एक को चेंज कर दीजिए। चलिए हम नीचे वाला को ही चेंज करते हैं। कॉसेक 46 डिग्री, ऊपर वाला तो वैसे ही रह जाएगा, और नीचे वाला को जब चेंज करेंगे तो एक बात बताइए, यहाँ पे सेक दिया हुआ है, सेक को हम लोग चेंज नहीं करते, उसको वैसे ही रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले 46 दिया है तो 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 46 होगा। ध्यान dीजिएगा कि 90 में से कितना घटाइएगा तो 46 होगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पे 90 में से हम क्या कर रहे हैं, 44 को घटा रहे हैं। हाँ, 90 में से 44 घटे तो 10 में से 4 गया तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी एक इसमें से दे चुका है तो ये क्या होगा, 8 होगा, और 8 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना हो रहा है, 46 हमारा आ जा रहा है। तो 90 में से हम कितना घटाएंगे, 44 को घटा देंगे। अब देखिए हमने इससे पहले आप लोगों को क्वेश्चन बताया था कि सेक किस में चेंज होता है, सेक किस में चेंज होता है, तो कॉसेक में चेंज होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला को ऐसे ही छोड़ देते हैं, कॉसेक 44 डिग्री। अब ये सेक क्या हो जाएगा, हमारा कॉसेक में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में चेंज हो जाएगा। और इसके लिए जो थीटा होता है, क्योंकि देखिए थीटा की जगह पर दिया, कितना दिया है, 44 दिया हुआ है, 44 डिग्री। अब बताइए सेक 44, सॉरी कॉसेक 44 और कॉसेक 44 कट गया ना, तो कितना आ जाएगा, 1 हमारा आंसर है। तो ऑप्शन मिलाते हैं, कौन सा आंसर, ये वाला हमारा आंसर राइट है, ठीक ना। अब देखिए इसमें आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन पूछे, अगर सिर्फ एंगल की बात बोल रहा है
तो उसका आंसर लगभग 95% से ज्यादा 1 ही आंसर होता है, ठीक ना। अब देखिए कैसे 1 आंसर होता है हम बताते हैं। अगर इसमें कहीं पर मान लीजिए +5 कर दिया, तब जाकर के उसका आंसर क्या होता है, बदल जाता है। +4 कर देगा, 5 कर देगा, कुछ भी कर देगा तो उसका आंसर चेंज हो जाता है। लेकिन अगर इस प्रकार का कोई इसमें जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं आता है, जैसे 4-5 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं आता है, तो क्या करेंगे, उसका लगभग क्वेश्चन का आंसर एक ही होता है। हालांकि हम लोग को उस पर नहीं जाना है, हम लोग क्वेश्चन के आंसर निकाल के ही क्या करना है, उसको टिक आउट करना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा डिग्री का मान। अब देखिए इसका मान क्या होगा। अब आप लोगों ने जो 10th क्लास का ट्रिगो में जो मान सरणी दिया हुआ है उसको आप लोग अगर जानते होंगे निकालना, जैसे ट्रिगो में जो मान सरणी होता है, अगर पूछा जाए कि बताइए sin 60 का मान क्या होता है, sin 45 का मान क्या होता है, cos 60 का मान क्या होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन मतलब उसमें क्या दिया, सबका मान दिया हुआ रहता है। तो उसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। नहीं तो आप जाइएगा हमारे चैनल में प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसमें आपको ये बताया गया है, ये जितना भी मान सारणी है सबको बताया गया, उसको खोज खास आप लोग चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए करेंगे क्या इसमें हम लोग, जैसे कि हमने बताया कि इसका मान सरणी है, उसको याद करना पड़ेगा, तब जाके क्या होता है इस प्रकार का क्वेश्चन बन पाता है। तो लेकिन फिर भी चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 दिया है, 2 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब cos स्क्वायर दिया है, स्क्वायर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ पे। जैसे cos 60 हमने समझाया कि sin, cos, tan, cosec, sec, cot, इस प्रकार जो भी इसका मान सरणी होता है उसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो cos 60 जो होता है इसका मान कितना होता है, 1/2 होता है इसका मान। तो 1/2 हम यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर। तो स्क्वायर जब दिया हुआ है तो स्क्वायर बिना टेंशन लेते हुए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो ये 2 गुना 1/, जब इसका स्क्वायर करेंगे हम, इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। लेकिन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कहने का मतलब यहाँ पे 60 लगाया हुआ है, तो यहाँ पे 45 भी लगा सकता है, वहां पर 30 भी लगा सकता है, 0 भी लगा सकता है, 90 भी लगा सकता है, और देखा जाए तो 360 के अलावा और भी कुछ लगा सकता है। तो उससे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं सब जितना भी क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन का समाधान इसमें जरूर करेंगे हम, ठीक ना। लेकिन पहले जितने भी कलेक्शन हमारे पास है, सबसे पहले उस सारे कलेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन को। अब देखिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन बड़ा ही फेमस होता है और क्वेश्चन पूछता जरूर है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। देखिए साइन यहां पर भी दिया हुआ है और साइन यहां पर भी दिया हुआ है। हम बोले कि अगर लास्ट में ये वाला जो देता है हमारा क्या होता है, एंगल होता है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे साइन थीटा लेते हैं, तो यही थीटा जो होता है ये मान बन करके यहाँ पे हम लोग को माने कि जो दिखता है, ठीक ना, कि 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, कि 100 है, वो दिखता है, कॉन्टेंट्स वैल्यू नहीं रहता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 70 आ गया है, यहाँ पर 20 आ गया है। तो अब आप देखिए कि ये वाला और ये वाला जब सेम है तो क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 20 और 70 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि साइन 90 जो होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक ना। इसीलिए इसका आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सब छोटा मोटा क्वेश्चन है, लेकिन सारा क्वेश्चन का बता देना मेरा काम है, ठीक ना। कि आप लोग ये ना कहिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन तो बताए ही नहीं थे, ये वाला क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक ना। इसीलिए छोटा से छोटा क्वेश्चन और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सारे क्वेश्चन को एक एक लाइन से, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो टेन थीटा और कॉट थीटा का मान क्या होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो टेन का मान हो जाता है पी बट्टा बी हो जाता है, और ये इंटू दिया है, गुना के रूप में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये टेन है और ये कॉट है, तो हमने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि टेन जो होता है वो क्या होता है। अब टेन कॉट का उल्टा बोलिए, कॉट टेन का उल्टा बोलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता दोनों क्या है, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो अगर टेन का मान पी बट्टा बी हो गया तो इसका मान क्या हो जाएगा, बी बट्टा पी हो जाएगा। तो ये वाला भी कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक ना। तो चलिए अब टाइम न लेते हुए क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का हाइट एंड डिस्टेंस का है। अगर क्लास 10th में जाइएगा तो इसका नाम हाइट एंड डिस्टेंस नहीं, ये होता है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, उसमें का क्वेश्चन है। तो उसमें का क्वेश्चन ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हमेशा दागते रहता है। अब इसमें से देखिए होता क्या है कि इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना 100% तय है। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें होता कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होगा, इसमें सबसे पहले एक बार ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, यानी कौन सा मान दिया हुआ है हमारा और कौन सा प्राप्त करने के लिए बोल रहा है। ठीक ना, हम लोग सबसे पहले उस पर ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक सूर्य है, सूर्य का क्या है, उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री। तो एक बात समझ लीजिए, उन्नयन कोण क्या होता है। इसमें दो कोण बनता है, एक उन्नयन कोण बनता है और एक अवनमन कोण बनता है। तो उन्नयन कोण किस कंडीशन में बनता है और अवनमन कोण किस कंडीशन में बनता है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर हम किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ऊपर देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, तो क्या होगा, वहां पे उन्नयन कोण बनेगा। और अवनमन कोण कहां बनता है, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारे जो ये आंख है, आंख क्या है, हम नीचे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, झुका करके, सर को झुका कर देख रहे हैं, तो नीचे जो एंगल बनेगा, अरे कहीं ना कहीं तो क्या होगा, एंगल बनेगा ही ना। तो वहां पे जो एंगल बनेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, तो ये व्यक्ति क्या करता है, ऊपर देखता है। ऊपर जब भी देखेगा तो इसके साथ में क्या बनेगा, इसके साथ में हमेशा उन्नयन कोण बनेगा। अगर यहां पर किसी व्यक्ति को खड़ा करा देते हैं, यहां पर किसी व्यक्ति को खड़ा करा देते हैं, अगर ये नीचे देखता है तो यहां पे क्या बनता है, अवनमन कोण बनता है। बस यही कंडीशन होता है, कब उन्नयन बनता है, कब अवनमन बनता है। बस इतना चीज को क्लियर रखिए और क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है और क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं। बस उतना ध्यान में रखिए, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। देखिए आगे बोल रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो चलिए एक काम करते हैं, और आगे दिए हुए कि एक खंबा, इसमें खंबे की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, खंबा बना देते हैं। ठीक ना। इस खंबे की ऊंचाई क्या है, 6 मीटर है। तो हम दे देते हैं यहाँ पे क्या, 6 मीटर दे देते हैं। और उसके बाद से ध्यान दीजिएगा कितना डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, वो भी क्या बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, कुछ दूरी यहाँ पे चलना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, इस दूरी को चल करके क्या करते हैं, इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। अब यही जो बन रहा है यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्योंकि कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से क्या कर रहा है, सूर्य, ऐसे मान लीजिए सूर्य तो अब कभी भी ऊपर ही रहते हैं, तो इस प्रकार है सूर्य। तो सूर्य का जो भी यहाँ पे फोकस पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इसमें बोल रहा है कि 6 मीटर का क्या है, खंबा है। तो इस खंबे से ये क्या बन रहा है, ये एक परछाई बन रहा है। ठीक है ना, ये क्या बन रहा है, ये परछाई बन रहा है। तो क्या करना है, इसी की, इस परछाई की दूरी को निकालना है। तो परछाई की दूरी निकालना है तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा ये हाइट जो है, इसका मान, चलिए इसको पहले नामकरण कर लेते हैं, ABC दे देते हैं। तो क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, तो सबसे पहले
खंबा की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई 6 मीटर दिया हुआ है और उसके बाद से एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री का बन रहा है। अब देखिए इसमें एंगल दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है और ये क्या करना है, बेस को फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले बेस को फाइंड कैसे करेंगे, टेन लेते हैं, अगर यहाँ पे टेन थीटा लेते हैं तो टेन थीटा का मान क्या होता है, P बटा B होता है। अब इसमें से देख लीजिए कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो देख रहे हैं कि हमारे पास किसका मान पड़ा हुआ है, हमारे पास परपेंडिकुलर का मान पड़ा हुआ है और बेस का मान निकालें तो टेन को लेकर के हम लोग निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा BC हो जाएगा। तो टेन थीटा के जगह पर हम लोग क्या ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं और AB का मान ऑलरेडी दिया हुआ है 6 और BC का मान नहीं दिया है, क्यों, क्योंकि यही तो निकालना है। अब टेन थीटा हमने बताया इससे पहले कि जो मान सारणी होता है, त्रिकोणमिति का मान सारणी होता है, उसको याद करना पड़ेगा त्रिगो बनाने के लिए। और खास करके ये जो चैप्टर होता है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, इसको भी बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसको। tan 60 होता है तो tan 60 का मान होता है √3, ये 6 हो जाएगा और BC हम लोग क्या करना है, निकालना है। अब क्या होगा, ये जाकर के इसमें गुना हो जाता है। अगर उस प्रकार से नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे 1 लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनकी तिरछी गुना कर देंगे। तो यहाँ पे √3 BC हो जाएगा और बराबर में 6 हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, देखिए तो BC बराबर 6 और ये क्या होता है, नीचे चल जाएगा √3 चल जाएगा। लेकिन इतना आ जाने के बाद ये मत सोचिए कि इसका आंसर आ गया है, अभी इसका आंसर नहीं आया हुआ है। हम आगे बनाते हैं इसका आंसर कैसे आएगा। इसका आंसर आएगा, मान लीजिए 6 बटा √3 दिया हुआ है। अब इसको ऊपर और नीचे यानी कि अंश और जो हर होता है उन दोनों में √3 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो अब गुना करने के बाद देखिए क्या होता है, इसका गुना इसके साथ करेंगे तो 6 √3 हो जाएगा। यहाँ पे रूट में रूट से गुना होता है, रूट हट जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, 3 बचा, 3 दूना 6, ये कट गया। तो 2 √3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का जो राशि होता है, जैसे कि मान लीजिए साइन है, कॉस है, टेन है, सेक है, कॉसेक है, इन सबको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और इनका जो भी मान होता है, जैसे यहां पर आप लोग टेंशन में पड़े होंगे कि देखिए टेन थीटा बराबर P बटा B, तो टेन थीटा बराबर P और P बाई B ये जो फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब है और ये बेस यानी कि आधार है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो 6 वो जो राशि होता है त्रिकोणमिति का, उसको हम लोग को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा इन प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं जो है उसका अनुपात कितना है। ध्यान दीजिएगा कि उसका अनुपात कितना बोल रहा है, उसका अनुपात बोल रहे हैं 2:3। तो उसका क्या, उसका निकालना है हम लोग को क्षेत्रफल, जो भी है उसका क्षेत्रफल क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन पूछता क्या, इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। तो जब भी अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन सामने दिखाई देता है तो आप एक बात ध्यान में दीजिएगा, इसका क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, अनुपात मतलब उसके बाद से और परिमाप पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। तो जब भी क्षेत्रफल पूछता है तो एक इसका बहुत ही शॉर्ट फॉर्म आप लोग बताते हैं कि जो भी अनुपात दिया रहेगा उसको क्या कीजिएगा, उसको स्क्वायर कर दीजिएगा, उसका आंसर वहीं पे निकल जाएगा। अब बताइए यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9। तो मिला लीजिए ना, 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9 कौन है, ये वाला तो नहीं होगा। 2 दूना 4 ये मैच कर रहा है, 3 त्रिका 9 यानी कि ये होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में हम ज्यादा समय देंगे, ज्यादा ध्यान देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समय भी लैप्स हो जाएगा और क्वेश्चन में निकल जाएगा। इसीलिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म से बनाने का कोशिश कीजिएगा।
स्क्वायर कर दीजिएगा, उसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आ गया। जैसे कि दो समरूप, समरूप का मतलब क्या होता है, अभी आप लोगों को आगे पढ़ना होगा, समरूप सर्वांग सब पढ़ना होगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो समरूप आया है उसका थोड़ा सा चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे दिया कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या है, 4:9 है। भुजा जो दिया हुआ है 4:9 के अनुपात में दिया हुआ है, लेकिन पूछ रहा है क्या, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल देखते हैं कैसे निकलेगा। तो समरूप का मतलब समझ लीजिए उसका बस रूप समान होना चाहिए, उसके एंगल से कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये भी तो एक त्रिभुज है और ये भी क्या है, एक त्रिभुज है, लेकिन इसी के आकार का है, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है और ये थोड़ा सा इससे क्या है, बड़ा है, लेकिन क्या है, ये दोनों आपस में समरूप है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। क्षेत्रफल पूछ रहा है, इससे बैक वाले क्वेश्चन में आप देखिएगा कि उसका भी क्षेत्रफल ही पूछ रहा था। तो हमने क्या किया, उसका एक शॉर्ट फॉर्म बताया। देखिए एक ट्रिक ही समझ लीजिए, ठीक ना। जैसे इस प्रकार जो भी क्वेश्चन आएगा उसको निकालने में ज्यादा परेशानी हम लोग को नहीं झेलना है, ठीक ना। क्योंकि हम लोग इस प्रकार के जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन में अगर हम लोग समस्याएं को झेलेंगे तो ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन सब बाकी है, उसमें भी तो समय देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इस पे ज्यादा समय ना देकर के हम लोग क्वेश्चन उसी पे समय देंगे, लेकिन जब सामने आया है तो इसका भी कोई ना कोई समाधान निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। क्षेत्रफल पूछ रहा है, दो समरूप त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको अगर ऑप्शन दे दे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 4:9, दूसरा नंबर ऑप्शन ले लीजिए 16:81, तीसरा नंबर ऑप्शन ले लीजिए 3:2 और चौथा नंबर ऑप्शन देते हैं 3:9 देते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। जैसे अगर बैक वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि इसका हम क्या कहते हैं, स्क्वायर दोनों का कर दिए थे, तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिएगा, इसका भी आंसर आएगा। लेकिन अगर आंसर आपसे आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना है, और नहीं आएगा तब भी हम यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब इसके बाद से हम लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन को देखने को मिला हुआ है। जैसे बोल रहे हैं कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसका क्या पूछ रहा है, इसका माध्यिका पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं देता है, अगर सजा करके नहीं देता है, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जितना भी नंबर दिया हुआ रहता है सबको ऐड कर लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, और जितना नंबर उसमें दिया हुआ रहता है, मान लीजिए 5 दिया हुआ है, तो 5 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं तो समझ में चला आएगा। जैसे दिया है कि 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि लग रहा है ना कि ये बढ़ते क्रम में दिया हुआ है क्वेश्चन, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। तो इसके लिए ज्यादा परेशानी सहने की आवश्यकता नहीं है। माध्यिका पूछ रहे हैं, माध्यिका मतलब होता है बीच वाला, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको बना करके अगर हम लोग आंसर लाते हैं तो इसका क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है कि संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो देखिए सबसे पहले संख्याओं का योग क्या है, 2 + 3 + 4 + 5 + 6, सबको जोड़ लेंगे और क्या करेंगे, जितनी भी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो सबको ऐड करने पे 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14, 6, 20, 20 हो जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, तो 5 चौका 20। ऐसे भी देखिएगा तो कितने आंसर आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर मान लीजिए कि ये वाला फॉर्म हम लोग कब लगाते हैं, अगर क्या करेगा, क्वेश्चन को
इंक्रीजिंग ऑर्डर इनके बढ़ते क्रम में ना देकर के से 1 2 3 4 5 ऐसे ना देकर के से 2 8 20 40 50 10 3 4 ऐसे देता है। तो सबको जोड़ लेंगे और जितनी संख्याएं दी रहेगी, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 को हम लोग काउंट किया ना, उस प्रकार से सारे नंबर्स को क्या करेंगे, काउंट करेंगे और उसे क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक ना। तो चलिए इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब एक ट्रेंगल का क्वेश्चन सामने आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ही क्या करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल देते हैं। लेकिन कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम भी नॉमिनेट कर दिया है ए बी और सी है, और उसके बाद से बोल रहे हैं कि एडी लंब बीसी, जैसे कि बीसी कोई क्या है। चलिए हम फिगर को बनाते हैं और क्वेश्चन को समझते चलते हैं। ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा फिगर हो गया, ए बी और सी। एक त्रिभुज का बात बोल रहा था, ए बी सी, हमने क्या किया, एक त्रिभुज को बना दिया। अब त्रिभुज को बनाने के बाद यहां पर एक चीज देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि एडी लंब, इसको क्या बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। ठीक ना। ये किस पे लंब पड़ा हुआ है, बीसी पे पड़ा हुआ है। लंब का मतलब क्या है, जो 90 डिग्री के एंगल पे जाए उसे ही क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो लंब डाल दे रहा है, और इसे ये जब लंब डाल दे रहा है तो कितना एंगल है, एडी बराबर बीडी बराबर क्या है, एडी जो भुजा है और बीडी जो भुजा है दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो एडी का मान कितना है, 8 सीएम है, और बीडी का मान भी 8 सीएम है। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये जो एडी यहाँ पे लंब डाला हुआ है तो इसका नामकरण करके और उसके बाद इसका मान भी लिख देते हैं, ए डी, ए और डी, इसका मान 8 सीएम है। बी और डी, इसका भी मान 8 सीएम है। और हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, हमको निकालने के लिए एसी बोल रहा है। हमारे पास ए को भुजा है, एक और चीज दिया हुआ है, बीसी का मान दिया हुआ है, यानी कि यहां से लेकर के जो टोटल है कितना दिया है, 23 सीएम दिया हुआ है, यानी टोटल का मान। तो एक बात बताइए, हमें इतना का पता है तो इतना कैसे निकालेंगे, इसमें से इसमें को घटा देंगे तो इसका मान चला आएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, 23 में से -8 इसको कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यही 15 इसका मान हो जाता है, 15 सीएम। अब हमने बताया था बैक क्वेश्चन में, नहीं पिछले वीडियो में जाइएगा देखिएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें मान लीजिए इसको P बोलते हैं, इसको H बोलते हैं और इसको B बोलते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को निकालने के लिए हम आप लोगों को बताए थे कि सबका एक एक फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए H का क्या फार्मूला हो जाएगा, H का फार्मूला होता है कि P² प्लस B², इन दोनों को क्या करते हैं, अंडर रूट में कर देते हैं। अब यहाँ पर P का भी हो जाएगा क्या, H² माइनस B², इसको भी अंडर रूट में कर दीजिए, और ये हो जाएगा, और B बराबर H² माइनस P²। यही 3 फॉर्मूला जो होता है जिसका बहुत ही उपयोग है। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए इस प्रकार के फॉर्मूला का होना अति आवश्यक होता है। जैसे कि देखिए हम यही क्वेश्चन को बनाएंगे, जैसे क्या निकालने के लिए बोल रहा है, हमको ये वाला एच निकालने के लिए बोल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एसी का मान पूछ रहा होगा कहीं ना कहीं। जैसे देखिए यहाँ पे एसी का मान पूछ रहा है ना, एसी का मान पूछ रहा है कि देखिए सबसे पहले इसको क्या कर दीजिए, अलग कीजिए। देखिए हम एक यहाँ पे फिगर बनाते हैं तो देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, इस प्रकार का बन रहा है, जिसमें आपका ये वाला मान दिया हुआ है, ये वाला भी दिया हुआ है, यही वाला निकालना है ना। तो ये वाला हम क्या बोले, एच, और एच का जो फॉर्मूला होता है P² प्लस B²। चलिए हम लोग बनाते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या नहीं दिया हुआ, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। एडी किस पे है, एडी लंब है किस पे, बीसी पर, और उसके बाद से एडी बराबर बीडी बराबर 8 सीएम दिया हुआ है।
और BC बराबर कितना दिया हुआ है ACM। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर DC का मान निकाल लेते हैं। तो DC का मान निकालेंगे तो BC माइनस BD, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर BC का मान टोटल दिया हुआ है 23 और माइनस कितना कर देते हैं 8 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 15। अब चलिए मेरे पास AD का भी मान आ गया, BD का भी मान आ गया, BC का भी मान आ गया और DC का भी मान आ गया। अब मेरे पास सारा मान चला आया है, तो हम क्वेश्चन को आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लिखिए नाउ हम लोग को निकालना है AC बराबर, AC जब निकालना है हम लोग को तो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। देखिए हम इसका मान P और B और H ना लेकर के इसका मान हम AD AC ये ले रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहां पे AD का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और DC का मान हम लोगों ने निकाला यहाँ पे 15, तो ये भी 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या कि 8 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 225 हो जाएगा। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 2 8 और यहाँ पे वो 2 हो जाएगा। अब इसको आप तोड़ लीजिए, नहीं तो अगर आपको याद है तो इसका आंसर डायरेक्ट है, नहीं तो क्या करना पड़ेगा उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और वर्गमूल नहीं निकालना चाहते तो कुछ जो मान होता है उसको याद करना पड़ेगा। तो देखिए ये किसका होता है 17 का होता है। आप चाहिए तो क्या कीजिए, अगर निकालना नहीं आता है तो 17 में 17 से गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा, ठीक ना। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 17 CM इसका आंसर हो जाएगा। आज देखिए हम लोगों ने आज बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब इस प्रकार का आपको वीडियो हमेशा मिलता रहेगा, ठीक ना। जैसे कि कहने का मतलब आप लोगों को हम शुरू में बता दिए कि कुछ सिस्टम न रहने के चलते, जैसे कि मोबाइल मेरा और लैपटॉप मेरा जितना भी सिस्टम था सारा क्या हो गया था, चोरी हो गया था, जिसके वजह से समय समय पे क्या वीडियो हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब मेरे पास सारा सिस्टम फिर से हो गया है और आप लोगों को समय समय पे वीडियो अपलोड किया जाएगा। अगर मैं एक दावा करता हूं कि आज से अगर कंटिन्यू आप हमारे वीडियो को देखते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से जितना वीडियो अगर 10th क्लास के लिए अपलोड किया जाता है या 12th क्लास के लिए अपलोड किया जाता है, या अभी लेकिन फिलहाल में 10th और 12th का ही रहने दीजिए, 10th और 12th का जितना ही वीडियो अपलोड किया जाता है, अगर समय से आप उसको क्या करते हैं अध्ययन करते हैं, तो कम से कम अगर अध्ययन के बाद अगर उसको आप कंठस्थ कर लें तो समझिए कि 90 प्लस ही आपका नंबर आएगा, 85 90 के आसपास आपका नंबर आएगा, ठीक ना। अब देखिए हम लोगों ने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के आसपास होगा, जो हम लोग क्या करेंगे 2 से 3 वीडियो में उसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद से मैं सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा एक एक करके। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है, धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। इससे होता क्या है कि थोड़ा सा हम लोग को उत्साह मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।